हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स एंड क्यूरियस। मैं शालिनी श्रीवास्तव आज बायोलॉजी की स्पेशल वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करती हूँ। हाँ जी, स्पेशल वीडियो लेक्चर इसलिए क्योंकि अब तक जो हमने फ़ोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा है, फ़ोटोसिंथेसिस की जो भी मैकेनिज़्म और जो भी साइकिल्स हमने देखे हैं, उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन, उन टॉपिक्स पे बेस्ड सम क्वेश्चंस हैं जो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। और इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ इम्पॉर्टेंट बात ये बता दूं कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए 2 लिंक अवेलेबल करवाई हैं जो कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की क्वेश्चन लिंक्स हैं। आपको फ़ोटोसिंथेसिस से, ये जो फ़ोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स जो हम टॉपिक अभी डिस्कस कर रहे थे, उसके रिगार्डिंग आपको वहाँ क्वेश्चंस मिलेंगे। ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस आपको वहाँ हैं। जिस भी मीडियम से आप बिलोंग करते हो, आप वो लिंक से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। तो मैं आप लोगों के लिए जो क्वेश्चंस लेके आई हूँ, उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस पीडीएफ में से मैंने लिए हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे और उनके आंसर्स मैं आपको बताऊंगी। अब पूरी पीडीएफ जो है वो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और इसी तरह एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैं आपको सारे क्वेश्चंस अवेलेबल करवाती रहूँगी। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। चैनल है स्कॉलर्स एंड क्यूरियस और बेल आइकन पे टैप करें, जिससे क्या होगा कि जैसे ही कोई न्यू वीडियो पोस्ट होगा उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले ही पॉपअप हो जाएगी फ़ोन पे। ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। CO2 प्रकाश संश्लेषी मार्ग से जुड़ता है। जो CO2 रहता है वो कौन से उससे जुड़ेगा? फोटोसिंथेसिस में तो वो होगी लाइट रिएक्शन के थ्रू। क्या रहता है फोटोसिंथेसिस में? वो CO2 क्या करता है, ऐड होता है लाइट रिएक्शन के थ्रू। ओके, ये क्वेश्चंस हम वैसे वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस वही हैं, कुछ क्वेश्चंस अदर हैं और पीडीएफ में अप्रॉक्सीमेट 100 क्वेश्चंस हैं, वो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवेलेबल हो चुकी हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे 2 लिंक्स हैं जो एक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के अलग अलग बनी हुई हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NADP प्लस का NADPH में अपचयन होता है। तो NADP के बारे में और NADPH के बारे में हमने सबसे पहले कहाँ देखा था? तो हमने देखा था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में। अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलेशन की जो प्रोसेस थी, उसमें जो ATP का सिंथेसिस वो NADPH का सिंथेसिस हो रहा था। तो ये सबसे पहले हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में देखा था। चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। जो क्लोरोप्लास्ट है उसका जो मॉलिक्यूल है उसका साइज़ कितना रहता है? क्लोरोप्लास्ट हरित लवक अणु का आकार होता है, तो कितना होता है? तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जो क्लोरोफिल होता है उसमें एक टेट्रापायरोल पोरफायरिन की हेड होती है, मतलब हेड एंड टेल की साइज़ पूछी है क्लोरोप्लास्ट से लेके। तो क्या रहता है कि जो क्लोरोफिल है उसमें टेट्रापायरोल पोरफायरिन की हेड रहती है, जिसकी साइज़ 15 × 15 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी रहती है? 15 × 15 एंगस्ट्रॉम। तो अभी हमारे पास जो ऑप्शन ए है और ऑप्शन सी, इन दोनों में 15 × 15 एंगस्ट्रॉम का हेड हमारे पास है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, किसी भी एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए हमें, जब हम क्वेश्चंस को देखते हैं, जहाँ तक मैंने सीखा है तो मैं आपको अपने नॉलेज जो है वो शेयर करती हूँ, कि अगर हमें कोई क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो हमें सबसे पहले जो आंसर्स रॉन्ग हैं उनको हटाते रहना चाहिए। ठीक है, जहाँ तक मैंने सीखा है तो मैं आपको ये सब चीज़ें बता रही हूँ। तो अभी ऑप्शन बी एंड डी से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें ये पता है कि उसका जो हेड का साइज़ रहता है वो 15 × 15 एंगस्ट्रॉम का होता है। ठीक है, अब इसमें जो टेल की साइज़ है वो 25 एंगस्ट्रॉम एंड 20 एंगस्ट्रॉम बताइए। तो जो ये है टेल रहता है, ये एकदम चेन टाइप रहती है, लंबी श्रृंखला टाइप होती है। उसमें क्या होता है, अल्कोहल का एक रहता है जिसे फाइटोल कहते हैं, जो टेल रहती है। ठीक है, तो उसे फाइटोल कहते हैं और जो फाइटोल का साइज़ रहता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना रहता है? 20 एंगस्ट्रॉम रहता है। तो ये जो ऑप्शन ए था ये तो हो गया रॉन्ग, यानी ऑप्शन जो सी है वो राइट ऑप्शन है। जो क्लोरोप्लास्ट में जो हेड एंड टेल की जो साइज़ रहती है या पूरे मॉलिक्यूल का जो साइज़ रहता है, वो जो हेड का रहता है वो 15 × 15 एंगस्ट्रॉम एंड जो टेल साइज़ रहती है वो रहती है 20 एंगस्ट्रॉम। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था पीडीएफ से रैंडम ही कुछ क्वेश्चंस मैंने पुट किए हैं, तो अभी थर्ड क्वेश्चन के बाद 7 आ जाए तो ऐसा कुछ नहीं है कि बीच में कुछ वीडियो कट हुआ है या कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 7 क्वेश्चन मतलब सीरीज़ वाइज नहीं है, जो क्वेश्चंस ठीक जो बताने जैसे थे वो मैंने ले लिए हैं। ओके, तो 7 में देखते हैं, और बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, वहाँ आपको मिलेंगे, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वह कौन सी फसल है जो सौर ऊर्जा का महत्तम प्रयोग करके 2 से 4 kg पर मीटर स्क्वायर की उत्पादकता दिलाती है। तो पहली बात तो ये कि जो सोलर एनर्जी रहेगा, जो सनलाइट रहेगा, वो सबसे ज़्यादा कंज्यूम C4 प्लांट्स करते हैं। ठीक है, तो C4 प्लांट C3 की कंपैरिजन में ज़्यादा करते हैं, तो जो उनकी ग्रोथ रहेगी प्लांट्स की वो भी ज़्यादा रहेगी, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट होगा वो ज़्यादा ही होगा। तो अब हमें इन ऑप्शंस में से ये देखना है कि वो कौन सी जो क्रॉप रहेगी या फसल रहेगी वो कौन सी है। तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल्स में कुछ बताया था कि जैसे हमारे पास मेज़ हो गया, शुगर केन, एमरैंथस और हमारा ये सॉर्गम, इस टाइप के जो प्लांट्स रहेंगे वो C4 में आते हैं, C4 प्लांट्स। तो जैसे शुगर कैन है यहाँ ऑप्शन में है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा B, गन्ना। ठीक है, फिर देखिए 8th क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, क्रेंज एनाटॉमी किसका एक कैरेक्टर रहता है। तो ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, C4 प्लांट्स का रहता है। क्रेंज एनाटॉमी प्लांट्स में एक स्पेशल जो रहती है उनकी लीव्स में, C4 प्लांट्स की लीव्स में एक स्पेशल टाइप की एनाटॉमी प्रेजेंट होती है जिसे क्रेंज एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, C4 प्लांट्स में CO2 का फर्स्ट एक्सेप्टर जो अभी हमने देखा ही था वो कौन सा होता है। तो इसमें ऑप्शन ए होगा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, PEP। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। यहाँ पे ईयर्स भी लिखे हैं, बहुत पुराने हैं, लेकिन यही क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीट हो जाते हैं। पेपर जितने पुराने हम देखते जाते हैं ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट हरित लवकों में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। मतलब क्लोरोप्लास्ट में जो फोटोसिंथेटिक जो भी पिगमेंट्स रहेंगे वो कौन से रहेंगे या कहाँ रहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि क्लोरोप्लास्ट में जो पिगमेंट्स रहते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए वो कहाँ पे प्रेजेंट कहाँ होते हैं। तो ये जो फोटोसिंथेसिस के लिए पिगमेंट हैं वो क्लोरोप्लास्ट में जो फोटोसिंथेटिक थाइलाकॉइड्स में कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, थाइलाकॉइड्स की जो सेल्स रहती हैं वहाँ प्रेजेंट रहते हैं। तो इसमें आंसर होगा ए, थाइलाकॉइड्स में प्रेजेंट रहते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो भी रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फोटोसिंथेसिस की जो डार्क रिएक्शन होती है वो कहाँ होती है। अब देखिए जैसे लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन के बारे में हमने अलग अलग पढ़ा था। तो लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, तो लाइट रिएक्शन जो थी हमारी स्ट्रोमा और मैट्रिक्स में हो रही थी। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की। तो अब इसमें ऑप्शन देख लीजिए हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन होगा सी, जो ये हमारे स्ट्रोमा के जो फोटोसिंथेसिस पटलिकाओं के बाहर स्ट्रोमा में कहाँ हो रही है, स्ट्रोमा में, या अगर मैट्रिक्स आए तो मैट्रिक्स में। ओके, तो ये हमारी जो डार्क रिएक्शन है ये स्ट्रोमा में हो रही थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस तकनीक ने केल्विन चक्र की खोज में सहायता की। जब मैंने ये फोटो सिंथेसिस का टॉपिक स्टार्ट किया था तो इसमें एक चीज़ बताई थी कि उसमें केल्विन साइकिल में कि इसने किस पे अपनी जो ये एक्सपेरिमेंट है किए थे। तो इसने रेडियो एक्टिव जो आइसोटॉप्स थे वो किसके थे, कार्बन के। कौन सा था, 14 CO2 का इसने यूज़ किया था कार्बन के फिक्सेशन में, और उसी जो साइकिल जो इसने बनाया था उसे ही केल्विन साइकिल कहा था। 1954 टू 1955 में ये एक्सपेरिमेंट इसने किए थे। जो रेडियो एक्टिव जो आइसोटॉप्स थे उस मेथड के अकॉर्डिंग इसने 14 CO2 का यूज़ किया था। जो हमारा आइसोटॉप था वो 14 CO2 था। ओके, तो इस पे इसने किया था रेडियो एक्टिव आइसोटॉप मेथड पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस सीमाबद्ध यानी जो इसकी बाउंड्री रहती है कारक के कारण मानसून के दौरान भारत में के पूर्वी राज्यों में चावल की फसल कम मात्रा में पैदा होती है। तो ये जो सीमाबद्धता कारक होते हैं या सीमाबद्ध कारक लिमिटिंग फैक्टर जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो जिस चीज़ की कमी होगी वहाँ पे,
ठीक है, जिस भी फैक्टर की, तो उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ का एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट होगा। तो मॉनसून रहेगा तो जो लाइट है वो, यानी जो सन रहेगा वो इतना ज़्यादा लाइट नहीं देगा, क्योंकि मानसून की वजह से बादल वगैरह आ जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन होगा बी। ये तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था एकदम, मतलब थोड़ा सा ये जनरल नॉलेज बेस पे एक क्वेश्चन आया है 1991 में, कोई दिक्कत नहीं है, ईजी सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो फेराडॉक्सिन किसका घटक है। ये तो क्वेश्चन भी था बहुत अच्छा। फेराडॉक्सिन जो रहता है वो फैक्टर किसका था। तो सबसे पहले हमने फेराडॉक्सिन के बारे में फोटोसिंथेसिस फर्स्ट में पढ़ा था, तो ये इसका होगा फोटोसिंथेसिस, सॉरी फोटोसिस्टम फर्स्ट में फेराडॉक्सिन को हमने देखा था। कहाँ पे देखा था, तो फेराडॉक्सिन को कहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलता है, फोटोसिस्टम फर्स्ट से। ओके, तो ये आप वीडियो लेक्चर्स देखेंगे तो आपको क्लियर होते जाएंगे इन क्वेश्चंस के आंसर। अभी थोड़ा शायद डिटेल में नहीं बता रही हूँ मैं, लेकिन आप वीडियोस देखिए, आपको क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन प्रक्रिया में एटीपी का बनना ऑक्सीकरण है जो ऊर्जा प्राप्ति करते हैं। तो ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की देरी है कि जो फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन में एटीपी का फॉर्मेशन रहता है, तो उसके लिए हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, ये पूछ रहा है। तो एनर्जी के लिए मैंने आपको कहा था कि जो H2O मॉलिक्यूल्स रहते हैं, वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और वही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पूरे फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड में रोटेट होते रहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे उन्हीं के थ्रू क्या होता है, एटीपी और NADPH का फॉर्मेशन होता है, और जो एटीपी NADPH हैं वही क्या है, एनर्जी सोर्सेज है ना। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा कि इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू क्या होता है, हमें फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन के लिए एटीपी का फॉर्मेशन हो सकता है, यानी उनको जो एनर्जी मिलती है वो इलेक्ट्रॉन से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एंजाइम जो C4 प्लांट्स में CO2 के फिक्सेशन के लिए उत्प्रेरित करता है, CO2 के फिक्सेशन के लिए। तो जैसे जो हमने बताया था कि फर्स्ट जो एक्सेप्टर रहेगा फोस्फोइनोल पायरुवेट, वही क्या करेगा, फोस्फोइनोल पायरुवेट क्या रहता है, कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में CO2 से अटैच होकर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बना लेता है। तो सबसे पहले जो फोस्फोइनोल पायरुवेट है वो मिला, और वो ऐड हुआ किससे, कार्बोक्सिलेज से। कार्बोक्सिलेज से ऐड होने के बाद कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंट में किससे ऐड हुआ था, CO2 से, और CO2 से ऐड होने के बाद ही हमारा जो 4 कार्बन का एक एसिड बनता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, वो उसका फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ क्या हुआ, फिक्सेशन हो गया CO2 का, CO2 फिक्स हो गई ना 4 कार्बन को लेके। तो जो फर्स्ट हमारा एक्सेप्टर था CO2 को लेकर, वही क्या होगा इसके लिए, CO2 फिक्सेशन के लिए फैक्टर रहेगा, तो वो होगा फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, 1992 में आया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि फोटोसिस्टम सेकंड कब होता है या कहाँ होता है। हाँ बिल्कुल, फोटोसिस्टम सेकंड घटित होता है, यानी कहाँ होता है, उसकी साइट क्या रहती है। तो ये ग्रेना थाइलाकोइड्स मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो कहाँ होता है, ये थाइलाकोइड्स के ग्रेना में रहता है। ऑप्शन सी डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल आप वीडियो लेक्चर में देखिए, आपको पता चलेगा कैसे होता है, कहाँ होता है, क्या क्या इसके बारे में और भी नॉलेज वहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सभी प्रकार के लवक आवश्यक रूप से समान प्रकार की संरचनाओं वाले होते हैं क्योंकि वे, इसमें ये पूछा है कि जितने भी अपने ये जो प्लास्टिड्स रहते हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम सा ही रहता है, ठीक है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है, तो देखिए जो कलर के बेस पर रहेगा, तो जो प्लास्टिड्स हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड फिर ये अपना हो गया क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट 3 टाइप्स के हो गए कलर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब ये कलर के बेस पे अलग होते हैं और जो इनकी साइज़ है उनके बेस पे सेम होते हैं, तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं ये, यानी ऑप्शन जो डी रहेगा इनके बीच में क्या होगा, ये इंटरचेंज कर सकते हैं खुद को, इनमें ऐसा एक स्पेशल कैरेक्टर है। तो जो ऑप्शन डी है वो राइट रहेगा कि ये एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। अब जैसे ऑप्शन सी है, समान प्रकार के कार्य करते हैं, नहीं, सबका जो वर्क रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, जो भी पर्टिकुलर
जो कलर के लिए जैसे ल्यूकोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, तो ये उसी कलर को क्या करेंगे, देने का काम करेंगे। तो ये वर्क के अकॉर्डिंग तो वर्क के बेस पे डिफरेंट होते हैं। भोज्य पदार्थों जैसे मंड, वसा व प्रोटीन का संचय करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है इनमें, ये स्टोरेज के काम में नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ये बदल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट ए पाया जाता है, इजी सा क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट ए कहाँ पाया जाता है? तो ये तो ऑप्शन हमारा देखिए सी हो जाएगा, सभी O2 मुक्तकारी स्वपोषियों में। तो जो CO2 को तो रिलीज़ करते हैं, और जो ऑटोट्रॉपस होते हैं यानी खुद का भोजन जो रहता है वो खुद ही बनाते हैं, स्वपोषी। ठीक है, तो इनमें क्लोरोप्लास्ट ए प्रेजेंट होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो रहता है लीव्स में वही क्या करता है, जो लाइट एनर्जी है उसको कंज्यूम करता है, एक्सेप्ट करने का काम करता है, उसी के थ्रू सारी प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व का परिगमन सामान्यतः इस रूप में होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट रहता है उसका जो ट्रांसफ़र होता है वो किस फॉर्म में रहता है, तो सुक्रोज़ की फॉर्म में रहता है, और इसका जो स्थानांतरण रहेगा या ट्रांसफ़र जो रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन, वो सिव ट्यूब्स जो रहती हैं, चालनी नलिकाएं, उनके थ्रू होता है। और किसकी फॉर्म में होता है, तो वो सुक्रोज़ के फॉर्म में होता है। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस, मतलब 20 नहीं, कुछ क्वेश्चंस जिनको हमने डिस्कस किया था। इन क्वेश्चंस और जो PDF में क्वेश्चंस हैं उनको मिला के अप्रॉक्सीमेट 100 क्वेश्चंस के लमसम आपको मैंने PDF अवेलेबल करवाई है। आप उसे डाउनलोड कीजिए, क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और उनको पढ़िए। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।